हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोगों का यूपी पीएससी जो आरओ होने वाला एग्जाम की डेट आ गई है। आप लोग को पता ही है जैसा कि 11 फरवरी को पेपर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा मतलब जो पेपर आए हुए हैं अभी तक जितने भी प्रीलिम्स के मेंस के पेपर हुए हैं आरओ के, यूपी पीएससी आरओ के, वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे और देखेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और करंट में कैसे हम लोग को टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो ये क्या होगा कि पीवाईक्यू पहले हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अब पीवाईक्यू से बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली फंसते भी हैं, तो हम लोगों को पीवाईक्यू तो देखना ही देखना है, मतलब उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उससे हमें आइडिया भी लग जाता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कौन सा क्वेश्चन जो थोड़ा टफ टाइप है तो उसे हमें एक नोट्स बना लेना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, जो कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले काम देता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब जो भी चीज़ याद नहीं हो रहा है उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको एग्जाम के पहले या तो अभी से डेली पढ़िए, उसको डेली देखिए, मतलब 1 घंटे उसके लिए निकाल लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम है आरओ और यूपीपीएससी में एक अंतर बहुत बड़ा ये है कि है तो दोनों में फैक्चुअल तो आते ही हैं, मतलब फैक्ट दोनों में आते हैं, लेकिन आरओ में बहुत ज़्यादा फैक्ट आता है, तो उसके लिए आपको रटना ही, मतलब रटना पड़ेगा ही। और यूपीपीएससी में आप समझ लेंगे तो ठीक है, मतलब चल जाएगा, लेकिन आरओ में आपको समझना भी है और आपको रटना भी है। आपको ईयर अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री में मैच करने के लिए आ गया, इन्वायरमेंट में मैच करने के लिए आ गया, तो आप अगर नहीं याद किए हैं, ईयर नहीं याद है, तो आप नहीं कर पाएंगे। और बहुत सी पार्टियां हैं कब गठित हुई हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी आया था यूपीपीएससी में 2022 में पेपर में आया था क्वेश्चन कि बहुजन समाज पार्टी ने दिया था और वो दे दिया था, समाजवादी पार्टी दे दिया था और तेलुगु देशम पार्टी दे दिया था, और ईयर दे दिया था कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी पार्टी का गठन हुआ था, तो उसको अरेंज करना था। तो ये सब चीज़ रटने की चीज़ है, ये तो कोई समझना इसमें है नहीं कि इसमें मैथ्स है समझ लें, या तो ये बहुत इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ये समझ आ जाएगा, ये रटना है। तो इसके लिए क्या है कि ये हमें तब पता चलेगा कि क्या चीज़ हमें रटना है, कैसे, मतलब क्या टफ हम नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमें पेपर देखना पड़ेगा, पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। तो हम लोग समीक्षा अधिकारी के सारे, मतलब जो आरओ के जो पेपर अभी तक हुए हैं जितने, उसके सारे हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। फिर जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं एक यूपीपीएससी प्रीलिम्स का लेके आऊंगी। अभी तक जितने पेपर हुए हैं 2023 तक, वो सारे मैं ईयर वाइज करके प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस करूंगी। अभी भी अगर अभी आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ है अभी तक पेपर और समीक्षा अधिकारी, दोनों को साथ में पढ़िए, दोनों को साथ में लेकर के चलिए। जो इंपॉर्टेंट, जो समझ नहीं आ रहा हो, याद नहीं हो रहा हो, उसको एक अलग नोट्स पे बनाते हुए चलिए। वो शॉर्ट्स भी हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा और आप लोग को पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा और याद हो जाएगा, तो एग्जाम में करेंगे आप लोग अच्छे से। तो ये सब है, कुछ कुछ उसको कुछ नहीं याद हो रहा तो उसको ट्रिक बना के याद कीजिए, जो कि एग्जाम में तो गोले भरने से मतलब है। एग्जाम में तो आप कितने टैलेंटेड है वो नहीं देखा जाएगा, आप जितना गोला भराएंगे और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। और यूपी में एग्जाम में प्रीलिम्स निकालना ही सबसे ज़्यादा टफ है, चाहे यूपीपीएससी आरओ हो, चाहे यूपीपीएससी हो प्रीलिम्स हो, तो प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ है। इसमें 10.25 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो इसको सीरियसली बहुत अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो 2021 का पेपर है, सॉरी एक बार मैं पेन ले लूँ। हाँ, तो जो यूपी ये जो आरओ है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, तो इसमें जो हमारा 2021 का पेपर हुआ है, तो 2021 में प्री हुआ था और 2021 का मेंस। तो इसमें मेंस में भी ऑब्जेक्टिव आता है, 120 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, एकदम सेम सिलेबस रहता है। जो प्री में 140 क्वेश्चन का सिलेबस रहेगा, वही ये सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा, प्री में मेंस में 120 क्वेश्चन का रहता है, और हिंदी जो है वो 60 क्वेश्चन हिंदी आता है, मेंस में भी ऐसे जैसे प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, तो हम लोगों को, जैसे हम लोग प्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग का मेंस भी अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्री में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया, तो मेंस भी हो जाएगा। और एक पेपर ऐसे का होता है तो वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इस टाइम प्री पे फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्री निकालना इसका बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अच्छे से पढ़िए तो हो जाएगा, मतलब 90+ क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। नेट 85+, मतलब अगर आप 90 नहीं तो 85+ लेके ही चलना है, सेफ मतलब साइड के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि एकदम सेफर स्कोर रहे, कि आप प्रीलिम्स लेके आए फिर मेंस का तैयारी करना शुरू कर दे, तो 85+ आपको लेके चलना ही पड़ेगा।
किसमें, बस जीएस में, और हिंदी में तो आपको 50 से 55 लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोगों का ये रहेगा सीक्वेंस, हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग प्रीलिम्स जो 2021 में प्रीलिम्स हुआ है वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग मेंस का पेपर देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, जो रिव्यू ऑफिसर और ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का पेपर जो मेंस का आता है उसमें कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछते हैं, प्रीलिम्स का ही कुछ क्वेश्चन मेंस में पूछते हैं, मतलब हाँ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है। तो अभी हम लोग मेंस हुआ है तो मेंस का देखते हैं, फिर हम लोग प्रीलिम्स का देखेंगे, फिर हम लोग ऐसे ऐसे पीछे चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब 2021 मेंस देखेंगे, फिर प्रीलिम्स देखेंगे 2021, फिर उसके बाद 17 का पेपर देखेंगे, ऐसे हम लोग चलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो हम लोगों को अभी नए पैटर्न जो अभी एग्जाम हुए हैं उसका अभी देखेंगे, फिर ऐसे चलेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है पूरा कि कैसे पढ़ना हम लोगों को, तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मुख्य परीक्षा हम लोग पहले पढ़ेंगे जो 2021 में हुआ था। फिर इसमें दो पेपर हैं, एक है हमारा जीएस और एक क्या है हमारा हिंदी है। तो जनरल हिंदी दोनों में आता है प्रीलिम्स और मेंस, तो हमें पढ़ना ही है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा 2021 का जो पेपर है, देखिए ये रिसेंटली हुआ है, अभी हुआ है ना, 2022 में हुआ है, और ये 2021 का जो प्री हुआ था उसका हम लोग जीएस और हिंदी देखेंगे। फिर जब ये पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाएगा, 58 पेज तक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग भाग 2 में आ जाएंगे। उसमें 16 का पेपर जो हुआ था, जो कि 2020 में हुआ था, मतलब एग्जाम जो है उसका 2020 में हुआ था, ये देखेंगे। फिर 2017 का पेपर देखेंगे, 14 का पेपर देखेंगे, और 2016 में जो पेपर हुआ था वो देखेंगे। ऐसे करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये है देखिए मुख्य परीक्षा में आया हुआ 2021 का है, तो इससे क्या होगा, आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली फंसते हैं, तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिए। कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो चलिए, अगर इसका आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, या कमेंट कीजिए इस पे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो किसने दिया था बाबर को निमंत्रण, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को, भारत पे नहीं, भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या है निमंत्रण दिया था। किसने दिया था अफगानिस्तान पर, तो वो दिया था दौलत खान ने दिया था। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में दिया हुआ है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खान की सोच यह थी कि बाबर जो है वो क्या होगा, तैमूर की तरह आएगा, लूट कर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर होगी और जिसका लाभ उठाकर उसकी जो स्थिति है वो मजबूत कर सकता है। कौन सोचा था, सूबेदार दौलत खान सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, बाबर यहीं रह गया, भारत में ही रह गया। तो ठीक है, ऐसे आपको अब देखिए बाबर से रिलेटेड जैसे इससे अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आप लोग को और याद हो जाएगा। लिंक में जैसे कि क्या, बाबर जब आया तो सबसे पहले जब ये तो हो गया, फिर उसके बाद बाबर ने पानीपत का 3 युद्ध लड़ा था। तो बाबर का जो पहला पानीपत का युद्ध था वो क्या था, कब हुआ था, वो हुआ था 1526 में हुआ था। फिर उसके बाद 1556 में सेकंड पानीपत युद्ध हुआ था। देखिए पानीपत युद्ध बाबर ने जो लड़ा था वो 1526 में पहला पानीपत का युद्ध था। जो 56 का था वो तो अकबर के साथ हुआ था, अकबर और हेमू के साथ हुआ था। और थर्ड पानीपत का तो बाबर से रिलेटेड कौन सा है, तो प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 वो बाबर से रिलेटेड है। तो हम लोग जैसे अब बाबर से रिलेटेड और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो बाबर के समय जो युद्ध हुआ था, जैसे खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो ये आप लोगों को याद करना होगा कि बाबर के समय जितने युद्ध हुए थे, बाबर कब से कब तक शासनकाल किया था। तो बाबर जो था वो मुगल काल का मतलब इंडिया में स्थापना किया था। बाबर कब से कब तक था, तो बाबर 1526 से 1530 तक थे, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी याद रखना पड़ेगा, और आप मेडिवल में जाके पढ़ेंगे, डिटेल में घटना चक्र में पढ़ लीजिए तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल जो है वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे ये चीज देखते चलिए, हर क्वेश्चन को पकड़िए और देखिए आयोग किस जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन उठा रहा है, तो वो टॉपिक आप पढ़िए। क्यों, देखिए मुगल काल इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग आते हैं। आपको आरओ में इसका बेनिफिट होगा, आप यूपीपीसीएस देंगे उसमें बेनिफिट होगा आपका, आरओ मेंस में आपका बेनिफिट होगा। तो भाई एक टॉपिक पढ़िए, आपको मतलब अच्छा है, प्रॉफिट हो रहा है उससे, तो पढ़िए उसको।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है डेथ इन बनारस। अब ये देखिए, अब ये सब चीज़ क्या है, ये आप लिंक नहीं कर सकते, ये आपको रटना ही पड़ेगा। तो ये डेथ इन बनारस अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको लिखिए एक जगह कि इसको हमें 2 दिन पे तो एक बार पढ़ना ही पढ़ना है इस नोट्स को, या तो डेली पढ़िए, अगर डेली पढ़िए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कौन है इस पुस्तक के लेखक, तो जोनाथन पेरी इस पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पे जोनाथन पेरी जो हैं वो क्या है, डेथ इन बनारस के लेखक हैं। और इनकी पुस्तकों के नाम और भी है, द पॉलिटिक्स ऑफ क्या है, पैट्रियोटिज्म, और क्लासेस ऑफ लेबर कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा, ये सब इनके पुस्तक का नाम है। डेथ इन बनारस जो है, ये बनारस यूपी का वो आ रहा है, तो इस वजह से ये बुक का नाम पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये देखते हैं हम। तो ये साइंस का क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर है, और यहाँ कैल्शियम क्या बोला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोल दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट होगा, बाइकार्बोनेट नहीं होगा। वॉशिंग पाउडर का क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, बेकिंग का बाइकार्बोनेट होगा। एक सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे देखिए, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, और वॉशिंग सोडा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट होगा, और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। तो ये आई होप समझ आया होगा आपको। अब यहाँ पे जो है, अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे बस मैं पेपर तो डिस्कस कर ही रही हूँ, लेकिन आप लोग को एक पैटर्न बता रही हूँ कि आयोग जो है वो किस पैटर्न पे चल रहा है, तो हमें उस पैटर्न से जो है और भी क्वेश्चन और भी ढूंढ के हमें लर्न करने की जरूरत है। जैसे पहला, अब देखिए पहला पैटर्न था यहाँ मुगल काल, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। दूसरा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये लगभग पूछता ही है हर साल। इस पे क्या है कि जैसे दे देगा प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किसी देश का केस दे देगा, प्रोविंस मतलब ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे क्या दिया, जैसे कि देश दे दिया है और क्या दे दिया है, राजधानी दे दिया है। तो देश और राजधानी हमें याद करने पड़ेंगे, जो कि अब हमें कैसे पता कि हमें कौन से देश की राजधानी याद करनी है, तो जो न्यूज़ में चल रहा है, और कुछ कुछ देश जो इंपॉर्टेंट है हर साल आ रहे हैं लगभग, तो वो देश और राजधानी लिख लीजिए और आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या, ऑस्ट्रेलियन प्रांत के दिए हुए हैं, और यहाँ पे राजधानी शहर दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे है न्यू साउथ वेल्स, उसकी राजधानी सिडनी है, और क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। अगर देखिए विक्टोरिया की मेलबर्न आपको याद है तो चलिए मिलाइए, होता क्या है, जैसे 2 3 एक दो याद रहेगा तो आप मिला लेंगे। तो विक्टोरिया की क्या है, मेलबर्न है, यानी सी का 4 है, तो सी का 4 अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है सी का 4, सी में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कितना कितना टफ नहीं है, मतलब अगर टफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका ऑप्शन बहुत ईजी रहता है, मतलब आप इजीली कर जाएंगे उसको। तो अगर एक याद है तो आप कर जाएंगे। विक्टोरिया लगभग सबको याद ही है, विक्टोरिया का मेलबर्न सॉरी, तो वो कर जाएंगे आप। और ऐसे इससे पता चलता है कि देश और राजधानी हमें याद करना है, तो वो याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन दिया है और एस्टेब्लिशमेंट दिया है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब देखिए ये क्या है, यूपी का, आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए यूपी स्पेशल की, या तो आप घटना चक्र की यूपी स्पेशल की बुक आती है वो ले लीजिए, वो बहुत इजीली, मतलब आप उसको बार बार पढ़िए और देखिए इसमें उसमें सब कुछ दिया रहता है। जैसे ये क्या, ऑर्गेनाइजेशन में स्थापना दिया हुआ है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, संगीत नाटक अकादमी है, और क्या है यहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, और क्या है हमारा यहाँ पे सांस्कृतिक संसाधन। अब यहाँ पे पूछा क्या है, सूचियों में निम्नलिखित में से सही उत्तर बताना है, तो मैच करना है यहाँ पे। तो ललित कला अकादमी जो है उसका स्थापना 1954 में हुआ था, तो ये ए का 1 तो सही है। और उसके बाद संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 1954 ललित कला अकादमी, ये सही है। संगीत नाटक अकादमी 1953 में, यहाँ पे 1900 क्या लिखा हुआ है, 1952-53 ही मान लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि विकल्प में दिया हुआ है 1952, लेकिन 1953 में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1900 क्या है, 1900 यहाँ पे 59 है, और यहाँ पे जो है सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979 है। तो ये 1 2 3 4 जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन और स्थापना आप यहाँ से भी याद कर लीजिए, और आप कुछ वो यूपी स्पेशल की बुक लीजिए उससे याद कीजिए, ठीक है। अब याद करने का टाइम आ गया है, जितना ज़्यादा जो याद कर जाएगा वो उतना ज़्यादा गोला भर जाएगा, और जो जितना ज़्यादा गोला अच्छे से भरेगा, सही भरेगा, उसका सिलेक्शन कंफर्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि बोला है निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, पूछा है। तो ये हमें ध्यान देना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये ध्यान देना है। अमनगढ़ है मध्य प्रदेश में कि नहीं है, और यहाँ पे क्या है, बांधवगढ़ ये तो है ही, कान्हा ये भी है, और संजय डोबरी ये है। तो अमनगढ़ यूपी में है, तो ये क्या है, अमनगढ़ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। बिजनौर जिले का जो है ये क्या है, बफर, ये कार्बेट जो हमारा है, कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, तो कार्बेट जो बाघ अभ्यारण्य है ये उत्तराखंड में है, ठीक है, उसका ये क्या है, उसका ये बफर जोन है, ठीक। तो ये चीज है अमनगढ़ का के बारे में, और जो सारे हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, बांधवगढ़, कान्हा और संजय डोबरी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे डॉर्लीपाली और दादरी ये दोनों हैं, डॉर्लीपाली और दादरी और सिंगरौली, सॉरी डॉर्लीपाली नहीं है, दादरी और सिंगरौली है, ये दोनों हैं यूपी के। और डार्लीपाली कहाँ का है ये हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है ये हमारा बी सही हो जाता है, इसका 2 और 3 सही है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डार्लीपाली उड़ीसा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, तो विंध्याचल तो हम पकड़ मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं कि हाँ मध्य प्रदेश में है। डार्लीपाली याद कर लीजिए ये उड़ीसा का है, डार्लीपाली कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अब यहाँ पे दिया है क्या है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, पशु दिया है और नस्ल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कीजिए, यूपी स्पेशल में ही मिल जाएगा और करंट में मिल जाएगा, तो ये आप याद कीजिए। गाय की कौन सा यहाँ सम्मिलित नहीं है ये बोला है, तो गाय का देवनी है कि नहीं है, इसको छोड़िए, पूरा ऑप्शन पढ़िए पहले तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। बकरी का बरबरी, भैंस का भदावरी। अब देखिए भेड़ का गिर बोला है, गिर जो है ये उसका भैंस या गाय का है, भैंस और गाय का है, ये भेड़ का नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, अब क्या है, बुक दिया हुआ है और यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, बुक और लेखक मिलाना है। जैसे राज पंचाध्यायी ये किसकी बुक है, नंददास की बुक है। चैतन्य भागवत किसकी बुक है, ये वृंदावन दास की बुक है। और चैतन्य मंगल जयनंदा की बुक है। भक्ति रत्नागर नरहरि चक्रवर्ती की बुक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन सा इसमें से ऐसा आहार समूह है जो कि मनुष्य के शरीर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है या देता है, तो कौन सा है, पहले पढ़िए, वसा, प्रोटीन, विटामिन दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है विटामिन, लवण और जल। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, देखिए वसा से तो मिलता है एनर्जी, प्रोटीन से भी मिलता है और विटामिन से भी मिलता है, लेकिन देखिए किसमें ज़्यादा मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलता है सबसे ज़्यादा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन थे, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं उससे, जैसे यहाँ पे इस सम्मेलन में कांग्रेस से एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ कौन कौन, मतलब कौन सी महिलाओं ने नेतृत्व किया था, तो कौन सी महिलाओं ने नेतृत्व किया था, वो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सागर हैं जैसे कि कैरेबियन सी है, और क्या है, बाल्टिक सागर है, लाल सागर है, पीला सागर है, ठीक है, और क्या है, साउथ चाइना सी है, और उसके बाद हमारा है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैरेबियन तो बोल दिया, कैस्पियन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट सागर है जिसको हमें याद करना होगा, ठीक है, कि कौन से मतलब सागर से कौन कौन से देश टच कर रहे हैं बॉर्डर, कौन से नहीं बॉर्डर टच कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैप से आप याद कीजिए। अब 4 साल का पेपर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछता है, मतलब अल्टरनेट करके, तो आप याद कर लीजिए, वो याद हो जाता है इजीली, ट्रिक बना के याद कर लीजिए, या तो आप मैप में देख के उसको याद कीजिए, तो वो याद हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो कौन से नहीं है, स्वीडन और नॉर्वे जो है वो बाल्टिक सागर के तट पे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा दिया हुआ है करेंट, तो करेंट हम लोग स्किप करेंगे, क्यों, क्योंकि करेंट जो है पुरस्कार ये सब आएगा, खेल से आएगा, पुरस्कार से आएगा, और सारे ऑर्गेनाइजेशन है उससे आएगा, तो करेंट अभी हमारे इसमें, ये करेंट तो पुराना हो गया, तो ये कोई काम का नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछा है त्रिशूल शिखर के बारे में। हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है कि उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है और यह चोटी कितनी है, इसकी चोटी 7500 मीटर से भी अधिक है इसकी चोटी, ये पूछ रहा है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला सही है और इसकी जो चोटी है वो 7120 मीटर है, तो ये फैक्ट है, ये याद ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र ये क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्थलीय पारितंत्र में क्या, समुद्र सागर ये सब नहीं आएंगे, जो स्थल पे पारितंत्र है हमारा इकोसिस्टम है वो आएगा। जैसे स्थल पे हमारे पर्वत हैं, माउंटेन इकोसिस्टम, तो ये स्थल पे आएंगे हमारे, ठीक है। और मरीन इकोसिस्टम ये नहीं आएगा, यानी कि ये क्या है, स्थलीय का नहीं है, ये मरीन है। मरीन मतलब कि एक्वेटिक आ जाएगा, हमारा जलीय पारितंत्र है। लो लैंड यहाँ पे इकोसिस्टम ये आ जाएगा, सेमी एरिड आ जाएगा, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो कौन सा नहीं है, मरीन नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये करंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट बहुत ज़्यादा पूछता है हमारे आरओ में, तो यूपी स्पेसिफिक हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और नेशनल भी पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल भी, लेकिन यूपी स्पेसिफिक भी उतना ही अहम रोल प्ले करेगा जितना नेशनल इंटरनेशनल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा पार्ट 9A है उसमें पूछा गया है कि क्या निम्नलिखित में से क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान किया। तो 9A की बात करता है, 9 और 9A है। तो 9A जो है वो शहरी है। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि पार्ट है, ये पार्ट 9 में क्या आता है, पार्ट हमारा जो 9 है उसमें हमारा पंचायत आता है, और हमारा जो पार्ट, सॉरी यहाँ पे 9 है, और पार्ट जो हमारा 9A है उस पर हमारा म्यूनिसिपालिटीज आता है, यानी कि पंचायती निकाय आएंगे 9 में, म्यूनिसिपालिटी शहरी निकाय आएंगे 9A में, ठीक है। और 9B हम लोगों ने पढ़ा, 9B में क्या है, 9B में हमारा क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो ये चीज़ हमको लाइन से तीनों याद कर लेंगे तो याद होगा। हाँ, अब ये किस में आया था, किस अमेंडमेंट में आया था, क्योंकि यहाँ पे 9A लिखा है तो 9A किसी अमेंडमेंट में ही आया होगा। अब यहाँ पे क्या है, अमेंडमेंट हुआ था हमारा 73rd अमेंडमेंट हुआ था पंचायत के लिए 1992 में, और 74th अमेंडमेंट हुआ था हमारा किसमें, 74th अमेंडमेंट हमारा हुआ था 1992 में, उसमें आया था हमारा 9A ऐड किया गया था। 9A मतलब म्यूनिसिपालिटी, शहरी निकाय को ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये है आर्टिकल, इसका कितना है, देखिए पंचायत का जो आर्टिकल है वो याद कीजिए लाइन से, 243 से लेकर 243 तक है, सॉरी 243 तक है। अब फिर उसके बाद 243 से लेकर के 243 हमारा जो 243 यहाँ पे ZG आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपालिटीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। तो जैव डीजल पौधा कौन सा है, जेट्रोफा है। कुछ ऐसे पौधे जिससे क्या पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम बनाए जाते हैं, तो जैव डीजल पौधा कहा जाता है। जैसे इसमें कौन से आएंगे, जेट्रोफा आएंगे, रतन जोत आएगा, और जैव डीजल में जेट्रोफा, कारकस, ये सब आएंगे। तो जैव डीजल, रतन जोत, जेट्रोफा, करकास, ये सब आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे है। तो मंदसौर प्रशस्ति जो है ये हमारे रामगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त कुमारगुप्त प्रथम किसके बारे में बताता है, तो ये कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बताता है। यहाँ पे मंदसौर में कुमारगुप्त के बारे में बताया गया है, उन्होंने ही ये प्रशस्ति जो अभिलेख था, इंस्क्रिप्शन सब खुदवाया था, लिखवाया था। तो यहाँ पे क्या है, मंदसौर अभिलेख में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि सूर्य पूजा का वर्णन करता है। यहाँ पे रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन किया गया है। तो अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे। तो गुप्त काल में किस शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाए थे, तो कुमारगुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाए थे। और मंदसौर अभिलेख किसके बारे में बात करता है, तो सूर्य पूजा के बारे में बात करता है। और मंदसौर अभिलेख में रेशम का काम होता था, वहाँ पे ये बताया गया है। और मंदसौर अभिलेख जो है वो किसने इंस्क्रिप्शन करवाया है, लिखवाया है, किसका है, किसके काल का है, तो वो कुमारगुप्त प्रथम के काल का है। तो ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट, इसके सॉल्यूशन भी मिल जाता है, उसको भी हमें पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहले बात तो पार्वती अरंगा उस टाइम का ये करंट है, पार्वती अरंगा उस टाइम में, तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और यह एक पक्षी अभयारण्य है। दोनों सही है। तो उस टाइम में करंट में था ये,
तो इसलिए ये आया हुआ है। तो करंट में जितने रामसर साइट हैं और जितने यूनेस्को ने जिसको टेंजिबल इंटेंजिबल यानी अमूर्त विरासत या मूर्त विरासत के रूप में वो किया है उसको, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक, तो उसको हम लोगों को पढ़ के ही जाना है, ये सब करंट में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो वैसे इस पे सारे ही हैं, और इसमें क्या है, इसका आंसर है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में क्या हुआ था, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? पौंडीचेरी में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अब यहाँ पे है सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर साल, मतलब ये करंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये 2021 का है, तो इसको हम भी छोड़ देंगे, लेकिन हम अभी ये देख लेते हैं कि किस टाइप का करंट इससे पूछ रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर हम बात करेंगे तो करंट में जो आएगा 2023 में हम देखेंगे, तो वो हम जाके एग्जाम में लगाएंगे, तो ये चीज़ हम करंट में पढ़ लेंगे। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे नाम है कावेरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो यहाँ पे महानदी का जो है एरिया सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची को सूची 2 से हमें मिलान करना है। बिरबल साहनी, केसी मेहता, पी महेश्वरी और MS स्वामीनाथन, और किस क्षेत्र में इससे रिलेटेड ये हैं, मतलब ये किस क्षेत्र में काम करते हैं उससे रिलेटेड ये दिया हुआ है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप MS स्वामीनाथन को मिलाइए। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से हैं, तो यानी कि जो डी है उसको पहले से मिला लीजिए। तो डी का पहला आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, तो 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, पहला बचा, मतलब सॉरी बी बचा और डी बचा। ठीक है, अब बी और डी में से आपको देखना होगा, तो आपको एक और याद रहेगा तो आप कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केसी मेहता देखिए, केसी मेहता किससे हैं? तो ये पादप रोग विज्ञान से हैं। तो केसी मेहता हमारे किससे आ जाएंगे? ये आएंगे हमारे प्लांट पैथोलॉजी से आ जाएंगे, यानी 4th है हमारा केसी मेहता का। तो बी के 4, बी का 4 यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और सारे देख लेते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद करते हुए चलेंगे। तो इसमें क्या है, बिरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता पादप रोग यानी कि प्लांट पैथोलॉजी, पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रायोलॉजी, और यहाँ पे MS स्वामीनाथन हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कीजिए, याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि जो विविधीकरण प्रायोजित हुई है, तो ये क्या है, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है हमारा विश्व बैंक के द्वारा हुआ है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इसका प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? तो 23 सितंबर 1998 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है उत्तर प्रदेश की कृषक समृद्धि योजना की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में कृषक समृद्धि योजना, ये सारे गवर्नमेंट स्कीम जितने यूपी के स्कीम है उसको हमें उसका ईयर याद कर लेना है, और वो स्कीम किस लिए है वो याद करना है। मतलब 2 ही चीज़ें में याद करना है कि जो स्कीम है उसका उद्देश्य क्या है, जो हमारा क्या है स्कीम जो है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब योजना का उद्देश्य क्या है, और वो किस सन में बना है वो याद करना, और जो हमारा आयोग है वो किस सन में बना वो याद करते हुए चलना। तो यहाँ पे यही पूछा है, कृषक समृद्धि आयोग ये कब बना? तो 2017 में बना। तो यहाँ पे 2017 में इसकी अध्यक्षता, और उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में हुआ था। और ये यहाँ पे उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है तभी दिया हुआ है, तो ये किसानों की आय को दोगुनी करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हमें देखना है। तो वह शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, हालांकि एक शासक के रूप में अनेक उनके गुण युद्ध के मैदान पे उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। तो ये कौन सा है सही इसमें? तो एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे क्या है, एस्टेब्लिशमेंट दे दिया है और ईयर, मतलब ईयर तो दिया नहीं है। ये आता है 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, एक दे देता है बैंक दे देगा सारा और ईयर दे देगा और मरेगा मैच करो। दूसरा टाइप दे देता है कि आपको बैंक ही दे देगा, बोलेगा कौन सा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप मैच कीजिए, यानी कि जैसे आरोही या अवरोही क्रम में आप इनको बताइए। कब बना है कौन? कालाक्रम। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, और क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना कब हुई, किसान क्रेडिट कार्ड का कब हुआ, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक इसका स्थापना कब हुआ। तो ये ईयर वाइज है, इसको देख लेते हैं। तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ, 1982 में हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्थापना कब हुआ? सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1992 में हुआ था।
ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में हुआ था और जो रीजनल रूरल बैंक 1975 में स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले 1975 है, पहला नंबर ये आएगा हमारा, पहला नंबर चौथा से स्टार्ट होगा तो ये कट गया हमारा सी, 3 ऑप्शन बचा हमारे पास। फिर उसके बाद 1975 के बाद हम आएंगे 1982 पे नाबार्ड, यानी कि पहला दूसरा हो जाएगा पहला। तो 4 के बाद 1 किस में है, तो 4 के बाद 1 ए में है, तो मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज़ है जो मैंने बताया, 1982 में नाबार्ड है, फिर उसके बाद आरआरबी 1975 में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह ये 1992 में है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको याद कीजिए। इसमें एक और भी है, सिडबी बहुत बार पूछता है, तो वो 1990 में है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक जो है, तो ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ये भी हमें याद कर लेना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है कि ये करंट से है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। करंट, हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो करंट तो चेंज होता रहता है। अब ये हमारा भारत सरकार ने ये किया है, तो ये पारित किया है भाई, तो ये क्या है, हमारा करंट है। फिर उसके बाद ये भी हमारा करंट है। करंट हम सारा छोड़ते जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें करंट अफेयर्स से नया पढ़ेंगे, ये पुराना हो गया है, टाइम बर्बाद होगा बस इसमें। अब देखिए यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये कब बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1952 में बना था। तो कब बना था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952 में बना था। ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था इसका स्थापना। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिडबी, देखिए यहाँ पे अभी मैं बता ही रही थी कि सिडबी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया है। स्थापना 1990 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो ये यूपी का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब यूपी में हेडक्वार्टर है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जैसा कि दिया हुआ है कि 2 अप्रैल 1990 में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिंगलमैन स्केल। ये किससे क्या नापते हैं, मतलब हम धुआं जो नापते हैं उसको रिंगलमैन स्केल से हम धुआं नापते हैं, ठीक है, कि मापन के लिए हम यूज करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब दिया हुआ है उसके संदर्भ में, मतलब ये क्या है, मेंटल एबिलिटी का कुछ दिया हुआ है, रीजनिंग टाइप कि आप इसको पढ़िए और उसके बाद इसको सीक्वेंस में डालिए। तो क्या है, इंट्रोडक्शन है, कंटेंट है, चैप्टर है, इंडेक्स और टाइटल है, यानी प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका और शीर्षक। अब इसको अरेंज करना है आपको, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो शीर्षक आएगा, टाइटल आएगा, तो 5वां सबसे पहले आएगा, यानी कि 5 देखिए एक ही ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। 5 के बाद क्या आएगा, विषय सूची आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे प्रस्तावना आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में हमारा चैप्टर आएगा, और लास्ट में हमारा अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स आता है। तो ये चीज इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से यहाँ पे शेड्यूल, अब देखिए अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा है, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पूछा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो कौन कौन सी पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं पाई जाता ये भी देखना है हमें। तो कौन सा नहीं पाया जाता, सहरिया। ये सहरिया जो जनजाति है ये झारखंड में है, ठीक है। तो ये क्या है, वाराणसी की नहीं है। तो यहाँ पे जनजाति में जैसे वाराणसी के चेरो हैं, गोंड है, खरवार है, धूरी, ओझा, नायक, पथरी, ये सब हैं, और सहरिया नहीं है, ठीक है। देखिए झारखंड में भी है, ललितपुर में भी है, ठीक है, ललितपुर में है, तो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस, बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में गंगा नदी बहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हम लोगों को देख लेना है। यहाँ पे देखिए दिया है 27 जिलों में क्या है, बहती हैं, ठीक है। और जो 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 में घोषित किया गया। अब यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है कि क्या है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो संयुक्त अधिवेशन का है जो पार्लियामेंट में क्या है, कौन से उसके तहत हुआ है ये, तो ये हुआ है 108। कौन सा आर्टिकल है ये, 108 आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट 108 आर्टिकल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है, तो ये कुछ हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो कौन, माल गुर्जरी नहीं है, तो ये एकदम फैक्ट है, करेंट पढ़ेंगे तो हमको याद होगा, और यूपी स्पेशल में भी दिया रहता है।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि कौन से शेड्यूल हमको, पॉलिटी में हमको शेड्यूल याद करना पड़ेगा, अनुसूची याद करना पड़ेगा, कितने अनुसूची है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कितने हमारे अनुसूची है। तो अनुसूची हमारे कितने हैं, 12 हैं। आर्टिकल कितने हैं, 395 हैं। और अनुच्छेद कितने हैं, 22 हैं। अब किसमें वो तीनों बात किया गया है, देखिए सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और क्या है हमारा स्टेट लिस्ट के बारे में बात किया गया है। जो सेंटर से रिलेटेड मुद्दे होंगे तो वो सेंट्रल लिस्ट में जाएंगे। जो स्टेट से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड मुद्दे होंगे राज्य में जाएंगे। कंकरेंट में क्या होगा, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और क्या है स्टेट गवर्नमेंट भी रूल और लॉ बना सकते हैं, तो वो क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा। तो यही चीज पूछ रहा है कि किस हमारे शेड्यूल में इसके बारे में बोला गया है। तो 7th शेड्यूल जो है वो बात करता है हमारा किसके बारे में, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कंकरेंट और सेंटर और स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो कौन नहीं थे उनके बारे में देखना है। तो अंबिका चक्रवर्ती ये नहीं थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर मैं कल लेके आऊंगी नेक्स्ट 50 करूंगी, ऐसे ऐसे करके करूंगी। तो 2 दिन में 3 दिन में हम लोगों के एक मतलब उसका खत्म हो जाएगा। आप लोग को बर्डन भी नहीं लगेगा, मतलब बोर नहीं होंगे आप लोग, और आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि सुगमता, यहाँ पे सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा। तो ये क्या है, सुगमता क्या होता है, ईज इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एमएसएमई से रिलेटेड है। सुगमता मतलब एमएसएमई से रिलेटेड है। तो ये हम देख लेते हैं, ये इकोनॉमी का टॉपिक है। इकोनॉमी का हमारा क्लास लेक्चर चल रहा है। आप लोग अगर नहीं समझ आए तो आप लोग इंग्लिश पे चल रहा है, आप लोग पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं हिंदी में भी पढ़ा दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सही है हमारा। और इसमें जो दूसरा है वो क्या है हमारा, इट इज़ मेजर टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई इंडिया, यानी कि भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में देखिए एक ट्रिक है कि कौन सा, एक है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, एक होता है जल में। तो वसा क्या होता है, जल की तुलना में वसा थोड़ा क्या होगा, गाढ़ा होगा। एक क्या है, बकेट रखा हुआ है, ग्लास रखा हुआ, इसमें क्या है, जल है। कीड़ा आ गया, KE लिख लीजिए इसको, DA। कीड़ा क्या होता है, हैवी होता है। वो क्या, वसा में वो क्या होगा, डूब जाएगा वो कीड़ा, और जल में वो क्या रहेगा, ऊपर तैरता रहेगा। तो कीड़ा वसा में, वो बस ट्रिक के लिए है कि वसा में घुल गया तो कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी KEDA, यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A वसा में घुलनशील है। जल में जो बचा विटामिन वो जल में घुलनशील होगा। तो यहाँ पे बोला है जल में घुलनशील। तो हमारा कौन सा विटामिन बचा, तो हमारा B और C बचा, B और C जो विटामिन जो आएगा वो क्या होगा, जल में घुलनशील। तो यहाँ B भी है, C भी है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है। और कीड़ा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। बस ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डाप्सन इकाई। डाप्सन से क्या नापा जाता है, क्या नापते हैं हम, तो हम जो ओजोन सांद्रता नापते हैं, ओजोन कंसंट्रेशन हम नापते हैं, डाप्सन से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है। क्यों यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना, बहुत बच्चे यहाँ पे अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो आएगा तो उसमें क्या मार देंगे, उसमें जवाहरलाल नेहरू को नहीं मारेंगे। यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जब बना था तो उस टाइम क्या लाला लाजपत राय थे, लेकिन यहाँ पे 1919 में पूछा गया तो 1919 में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये नागपुर सेशन हुआ था उसमें। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, अब बम्बई में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में भी बहुत बार पूछा है इससे क्वेश्चन। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और इसमें देखिए लाला लाजपत राय थे और 3 और सदस्य भी थे, जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ। देखिए पहले लाला लाजपत राय थे, फिर MN जोशी थे, जोसेफ बैप्टिस्टा थे और दीवान चमनलाल थे। तो 4 लोग थे। ठीक है। और 1919 में जो इसकी अध्यक्षता है वो पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर कल मैं डिस्कस करूंगी 51 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। बालकस झील निम्नलिखित देशों में किस देश में स्थित है? बालकस किस देश में स्थित है? तो बालकस जो है वो कजाकिस्तान में स्थित है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने चाहिए। जैसे देखिए मैं एक बता देती हूँ शॉर्ट में कि ज्योग्राफी से मैप बेस्ड क्वेश्चन पढ़िए कि जो बालकस झील है, लेक है, और क्या है हमारा सागर है और ज्वालामुखी है, तो ये सब पढ़िए। कौन से मृत ज्वालामुखी है, कौन से जो है एक्टिव ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव वॉल्केनो, तो ये सब पढ़िए। और उसके बाद क्या है, हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा, साइंस में देखा, जनरल साइंस में, फिर उसके बाद करंट रिलेटेड मुद्दे देखे, यूपी स्पेशल कितना इंपॉर्टेंट है। तो सॉरी, अब क्या है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो अभी और भी समझ आएगा। तो अभी आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, मैं कल लेके आऊंगी 51 से 100 तक। तब तक के लिए धन्यवाद।